प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम जलवायु और मौसम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। यानी हम किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझेंगे तो उनमें 3 तत्व होते हैं, जिसमें 2 प्रमुख स्थलाकृति है और अपवाह। तीसरा तत्व होता है जलवायु। तो इस पाठ में हम तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि दिसंबर में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर्दी पड़ती है। चारों ओर ठंडा वातावरण रहता है। घर के अंदर, घर के बाहर, सब जगह हमें ठंडी लगती है, सर्दी लगती है। जबकि मई और जून का महीना गर्म होता है। चारों ओर हमें तपन, ऊष्मा, गर्मी महसूस होती है। क्यों? जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? अब ये बड़ी विचारने की बात है कि दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है, मई जून में गर्मी पड़ती है, जुलाई अगस्त में बरसात होती है। आखिरकार ये क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है, जैसा हमने पढ़ा अध्याय 1 में। इस विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, अब हम ये जलवायु का अर्थ जान लें कि जलवायु किसे कहते हैं। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, जिसकी सीमा लगभग 30 वर्ष से अधिक, यानी किसी क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक समय में मौसम की जो अवस्था होती है, मौसम की जो विविधता होती है, उनके योग को ही जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। अब मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मौसम, सुबह इन दिनों हम देखते हैं तेज़ धूप निकलती है, गर्मी का वातावरण हो जाता है। जैसे बादल आते हैं मौसम अच्छा लगने लगता है। यदि हल्की बरसात आ गई, ठंडी हवा चल गई, तो इस प्रकार दिन भर में मौसम अनेक बार बदलता है। मौसम वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जो समय समय पर बदलता रहता है। कभी धूप निकलती है, कभी बादल छाते हैं, कभी फुहार आती है, कभी ठंडी हवा चलती है, तो कभी गर्म हवा चलती है। मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व एक समान ही हैं, जिनमें तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मौसम एक दिन में कई बार बदलता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है।
जैसे दिन गर्म या ठंडे होना, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा रहना, आसमान का साफ रहना तथा आर्द्र या शुष्क, ये सब अवस्था लंबे समय तक हो सकती है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। यानी मुख्य रूप से हमारे यहाँ मौसम की और वायुमंडल की औसत अवस्था के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा गया है एक वर्ष को। उसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? हाँ, देखिए, विश्व को अनेक जलवायु में बांटा गया है, तो हम बता सकते हैं कि भारत की जलवायु अर्थात हमारे देश की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। हमारे देश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। इसे हम इस पाठ में, इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है, इसे मानसून कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह प्रश्न आता है, हमारे देश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी एशिया महाद्वीप में जो मानसूनी जलवायु है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। यानी सामान्य रूप से हमारे देश की जलवायु मानसूनी है, लेकिन प्रादेशिक रूप से इसमें भिन्नता है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार भिन्नता है। तापमान और वर्षण कहते हैं वर्षा। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें भिन्नता है। जैसे गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये गर्मियों की स्थिति का उदाहरण दिया है कि राजस्थान में गर्मियों में तापमान कई स्थानों पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसी प्रकार सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो इस प्रकार मानसूनी जलवायु होते हुए भी क्षेत्रीयता के आधार पर तापमान और वर्षण में अंतर पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ये थार के मरुस्थल का उदाहरण दिया है कि यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जबकि रात को जब आसपास की रेत ठंडी हो जाती है तो तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, गिर जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि समुद्र तट की निकटता के कारण। अब वर्षण यानी वर्षा की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता है।
यानी वर्षा भी हमारे देश में समान रूप से नहीं होती, कहीं कम होती है, कहीं अधिक होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, यानी हिमालय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है, तथा देश के शेष भागों में यह वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता भी है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से, यानी जहां मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान की जो मरुस्थलीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु का तट है, यहाँ वर्षा सर्दियों में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। यह प्रश्न आ जाता है कि अक्टूबर नवंबर में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तट पर होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है, यानी समुद्र के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तापमान में दिन और रात के तापमान में अंतर कम आता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है, जबकि देश के आंतरिक भाग यहाँ मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अंतर अधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी जो उत्तर भारत का मैदान है वहाँ पूर्व की ओर वर्षा अधिक होती है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। इस प्रकार की जो भिन्नता है, जलवायु संबंधी जो भिन्नता है, इससे लोगों के जीवन में खान पान, रहन सहन, इन सब में विविधता लाता है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार को प्रकार में दिखती है। अब देखिए, ये प्रश्न दिए हैं ज्ञात करने के लिए, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण घरों की दीवार मोटी बनाई जाती है, जिससे कि तापमान से जो घर के अंदर का तापमान है वो अधिक नहीं बढ़े। और छत चपटी इसलिए होती है कि राजस्थान में आंधी अधिक आती है। आंधी अधिक आने के कारण चपटी जो छत होती है वो आंधियों में उड़ती नहीं है, इनको उड़ने का खतरा नहीं होता। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? देखिए, तराई क्षेत्र में लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गोवा और मैंगलोर में 300 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के मकानों की छतें ढालदार होती है, ताकि छत के ऊपर पानी एकत्रित नहीं हो। आसाम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? आसाम में कुछ घरों का निर्माण बांस के खंभों पर किया जाता है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ अधिक आती है। बाढ़ के कारण दूर दूर भागों में बाढ़ का पानी फैल जाता है, और कुछ क्षेत्रों में तो यह पानी वर्ष भर भरा रहता है, जिनमें अनेक प्रकार के जहरीले जानवर, जहरीले जीव पैदा हो जाते हैं। अतः इन जीव जंतुओं से रक्षा के लिए, बचाव के लिए बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। दूसरा कारण एक और है कि बांस के खंभों के ऊपर जो घर होता है, तो जो बाढ़ का पानी आता है वो बांसों के बीच से होकर के सहजता से निकल जाता है। अब देखिए, जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कारक बोलते हैं कारण। वो कौन कौन से तत्व हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो वो क्षेत्र है अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब,
एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। देखिए, हमने कक्षा 8 में पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस कारण से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सभी भागों में एक साथ समान नहीं गिरती। विषुवत वृत्त यानी जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके आसपास हमेशा वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, इसलिए इन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान की मात्रा कम होती चली जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। दूसरा, ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं पृथ्वी के सतह से, तो वायु की सघनता कम हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में पहाड़ियों के ऊपर ठंड गिरती है, ठंड पड़ती है। मैदानी भागों की तुलना में पहाड़ी भागों का तापमान कम होता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान पर वायु दाब और उसका जो पवन तंत्र है वो अक्षांश और ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। यदि हम भूमध्य रेखा के जितने नज़दीक होंगे वहाँ वायु दाब कम होगा, और हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब की मात्रा बढ़ती जाएगी। वायु दाब का एक सीधा सा सिद्धांत है कि यदि तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध है। यदि तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, और यदि तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। इसलिए हम अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो वायु दाब कम होगा, और कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो वायु दाब अधिक होगा। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समकारी यानी समान। जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ तापमान प्राय समान रहता है। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी समुद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो विषमता है वो बढ़ जाती है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर जाएंगे वैसे वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी अधिक, और सर्दी के मौसम में सर्दी की ऋतु में सर्दी अधिक पड़ेगी। महासागरीय धाराएं भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे महासागरीय धाराएं, जैसे मान लीजिए गर्म धारा बहती है किसी तट के पास से और कहीं से ठंडी धाराएं बहती हैं। यदि गर्म धारा वाला क्षेत्र है और वहाँ से तट की ओर पवन चल रही है
तो उस तटीय क्षेत्र की जलवायु गर्म होगी, और यदि वहाँ ठंडी धाराएं बह रही हैं और उस क्षेत्र से समुद्र तट से जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से वायु तट की ओर बह रही है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। ज्ञात कीजिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है। ये भी बहुत अच्छी बात है जानकारी के लिए कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर हैं। तो अतः ये मरुस्थल महाद्वीपों उपोष्ण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। उपोष्ण कटिबंधों में सर्वाधिक वर्षा व्यापारिक पवनों के द्वारा होती है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है चलती है। जब ये किसी महाद्वीप के पूर्वी छोर से उड़ती हैं तो वे नमी से भरपूर होती है, उनमें नमी अधिक मात्रा में होती है और वो पूर्वी किनारों पर ऊंचाई पर टकरा करके वहीं पर वर्षा कर देती है। फिर ये जैसे जैसे पश्चिम की ओर पहुंचती है इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, ये पवनें शुष्क हो जाती हैं और शुष्क होने के कारण इनकी आर्द्रता रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी छोर वर्षा रहित रह जाता है। पश्चिमी छोर तक पहुँचते पहुँचते इनमें पानी की मात्रा नहीं रहती और उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पश्चिमी भागों पर ही स्थित हैं। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचाई, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म जलवायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो वे उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यानी पर्वतों की ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली जो वायु है उनको रोक सके तो वर्षा कराने में सहायक हो जाते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन विमुख यानी जिस दिशा में मानसूनी पवनों की जो गति होती है उसके विपरीत वाले जो भाग होते हैं वो अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। आप हम ये इस बिंदु में इस पाठ में अभी तक ये समझ चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण में 6 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच, मौसम और जलवायु के बारे में हम समझ चुके। अस्तु, धन्यवाद।